इस वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूं दो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड का। पहला है निप्पॉन का विजन फंड और दूसरा है बजाज का लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस वीडियो में मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको कुछ इनटेंजिबल एस्पेक्ट को लेकर के कंपेयर करूं, जो एस्पेक्ट आपको दूसरे कहीं पर भी फंड को कंपेयर करेंगे तो आपको नहीं मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं पिछले 18 सालों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं को ऑथर हूं अमेजन की 2 बेस्ट सेलिंग बुक का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि निप्पॉन का विजन फंड या फिर बजाज फिनसर्व का लार्ज एंड मिड कैप फंड कैसा है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी जो है वो क्या होता है। लार्ज एंड मिड कैप में बेसिकली जो टॉप 100 कंपनीज है निफ्टी इंडेक्स की, और उसके बाद से नेक्स्ट 150 जो मिड कैप की कंपनीज है, और इसके अलावा स्मॉल कैप की 250 कंपनीज, मतलब 500 कंपनीज का जो स्पेक्ट्रम है उसी से लार्ज एंड मिड कैप का कैटेगरी बनता है। अब इस 500 स्टॉक्स में से ही फंड मैनेजर को चूज करना होता है कि किस स्टॉक में वो इन्वेस्ट करेंगे और उसके बेसिस पर उनका परफॉर्मेंस निकल करके आता है। और मैंने दो ऐसे फंड्स को कंसिडर किया है कंपेयर करने का। एक जो बहुत ही पुराना है, 29 साल पुराना है, और दूसरा जो अभी अभी इस मार्केट में आया है। मतलब बजाज फिनसर्व एज ए कंपनी भी बात करें तो एक कंपनी भी नहीं है फाइनेंशियल मार्केट में, मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, और इसका जो फंड है वो भी नया है। तो इस फंड में ऐसा क्या है जो एक 29 साल पुराने फंड को, और जिसका कि परफॉर्मेंस भी अच्छा है इस कैटेगरी में, उसको बीट कर पाएगा। इस चीज को मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि पहले निप्पॉन विजन का क्या है, इसने क्या रिटर्न दिया है और इसका एयूएम साइज क्या है। निप्पॉन विजन फंड 1995 के अक्टूबर महीने में शुरू हुआ था 10 रुपए की एनएवी से, और आज इसका एनएवी 1168 रुपए का है। और अगर हम बात करें 29 साल की परफॉर्मेंस की, तो इस फंड ने एवरेज 18.60 18 रुपया 60 पैसे का रिटर्न जनरेट किया है। और एसआईपी की रिटर्न की बात करें तो किसी ने अगर 10,000 रुपए की एसआईपी किया हो तो 33,90,000 रुपया मंथली मोड में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो कॉर्पस खड़ा हुआ है 8,78,00,000 रुपए का। और 5 साल का एवरेज रिटर्न 23.60% का है। और अगर हम ऐसे कहें कि मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया उसका कितना गुना रिटर्न बना है, तो 113 टाइम्स रिटर्न 29 सालों में बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और इसकी तुलना में बजाज फिनसर्व को मैं कंपेयर करने जा रहा हूं जो बिल्कुल ही नया है, और मतलब फंड हाउस भी नया है और उसका स्कीम भी नया है। अब थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं इनटेंजिबल एस्पेक्ट की, जो कि हम पहले निप्पॉन का भी बताएंगे और उसके बाद से हम बजाज फिनसर्व का भी बताएंगे। तो इनटेंजिबल एस्पेक्ट ऐसा चीज है जो कि आप दूसरे कहीं पर भी कंपेयर करने जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको नहीं पता चलेंगी। वो ऐसा है कि स्कीम कैटेगराइजेशन 2017 में सेबी लेकर के आया। उसके पहले जो भी एएमसीज थी वो स्कीम कैटेगराइजेशन अपने हिसाब से करती थी। अगर मान लीजिए कि कोई लार्ज कैप फंड है तो उसमें वो कौन सी स्टॉक्स को कंसीडर करेगा लार्ज कैप में और कौन सी स्टॉक्स को कंसीडर करेगा मिड कैप में, उसकी खुद की इंडिपेंडेंट चॉइस हुआ करती थी। 2017 में सेबी एक गाइडलाइन लेकर के आया कि अगर आप लार्ज कैप फंड मैनेज कर रहे हैं तो आपका स्पेक्ट्रम 100 स्टॉक्स के अंदर होना चाहिए, कि निफ्टी के जो टॉप 100 हैं स्टॉक्स उसी में से आपको स्टॉक्स लेना है। और उसके बाद से मिड कैप का भी कैटेगराइजेशन कर दिया गया। तो ये 2017 में इस फंड को रीसफल करके लार्ज एंड मिड कैप बनाया गया। उसके पहले ये फंड लार्ज कैप के हिसाब से मैनेज किया जाता था 2017 तक। अब निप्पॉन ने इसमें क्या स्ट्रेटेजी लगाई है इस फंड को मैनेज करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूं कि फंड मैनेजर्स को एक गाइडलाइन दिया गया है, और इस स्ट्रेटेजी को निप्पॉन का कहना है कि हमारा फंड केसिंग का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं टू मैनेज द फंड। और फंड केसिंग में क्या है
कि जो कुछ भी पैरामीटर है एक फंड को मैनेज करने के लिए, वो सारी चीजें प्री डिटरमाइंड है, प्री डिजाइंड है और वो गाइडेड है, उसके हिसाब से, वो फ्रेमवर्क के हिसाब से ही फंड को मैनेज करना है। किस तरह से है कि अगर आपको सेक्टर एलोकेशन करना है तो सेक्टर का भी पैरामीटर सेट है कि आपको किस सेक्टर में कितना एलोकेशन करना है। सिर्फ उतना ही नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक भी ए बी सी और डी कैटेगरी बनाया गया है, तो उसमें यह भी फिक्स है कि आप ए कैटेगरी के शेयर्स को कितना वेटेज देंगे, बी को कितना देंगे, सी को कितना देंगे और डी को कितना देंगे। नॉट ओनली दैट, फिनेंशियल और मैनेजरियल लेवल पर भी स्कीम्स का माने जो स्टॉक्स हैं उनका कैटेगराइजेशन किया गया है माइन्यूट लेवल पर, ताकि फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आए। और दूसरा चीज, बेंचमार्क से डेविएशन भी आप कितना ले सकते हैं, वो भी एक पैरामीटर सेट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑल्दो ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, लेकिन इसके फ्रेमवर्क इतने स्ट्रांग है कि इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है और इसके परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पर निपॉन ट्रैक करता है, ताकि टॉप क्वार्टाइल के फंड को का जो कैटेगरी है वो अपना मेंटेन कर सके। और यही वजह है कि निपॉन के फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है ये फंड केसिंग करने की वजह से। अब दूसरे तरफ हम आते हैं बजाज फिनसर्व के तरफ कि बजाज फिनसर्व की क्या स्ट्रेटजी है। मैं यहां पर एक चीज बताऊंगा कि बजाज फिनसर्व मोट स्ट्रेटजी लेकर के आया है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि मोट क्या होता है। मोट यहां पर एग्जांपल देकर के बताया गया है कि राजस्थान के भरतपुर में एक किला है लोहागढ़ का। लोहागढ़ मतलब आयरन फोर्ट उसका नाम है। आयरन फोर्ट उसका नाम इसलिए है कि 1805 में जब अंग्रेजों ने इस किला के ऊपर अटैक किया था इसे जीतने के लिए, तो वो इस किला को जीत नहीं पाए थे। उसका वजह यह था कि इस किले के चारों तरफ जो मैंने मैन मेड एक मोट बनाया हुआ, मोट मतलब एक खाई बनाई हुई है, और ये खाई जो है इसकी गहराई 42 मीटर से 72 मीटर तक की है और लेंथ में देखा जाए तो 10 मीटर चौड़ी है। और इस वजह से जो अंग्रेजी सेना थी वो इस किला पर घुस नहीं पाई और इस किला को मैंने 4 बार अटैक करने के बाद भी जीत नहीं पाई। निमेश चंदन जो इसके फंड मैनेजर हैं, उनका कहना है कि कुछ कंपनियों के पास भी इसी तरह का एडवांटेज होता है कि उन्हें परास्त नहीं किया जा सकता है। मतलब वो हर एक मार्केट कंडीशन में वो कंपनियां विजेता रहती हैं और इस एडवांटेज को उन्होंने मोट एडवांटेज कहा है। तो आइए जानते हैं कि मोट एडवांटेज एक्चुअल में कंपनीज को कैसे मिल सकता है। पहला चीज ये है कि किसी कंपनी के पास में कुछ लाइसेंस है या कुछ इनोवेशन है, जैसे कि फार्मा कंपनी के पास में कुछ लाइसेंस या इनोवेशन हो सकता है जो उसके लिए मोट एडवांटेज हो सकता है। ब्रांड स्ट्रेंथ, जैसे अगर बेबी फूड की कोई कंपनी है लाइक नेस्ले की अगर बात करें, या फिर बेबी केयर के मामले में अगर हम जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें, तो इस तरह की कंपनीज का एक अपना एडवांटेज है ब्रांड का, स्ट्रेंथ का। और फिर यूनिक बिजनेस मॉडल, कोई अगर ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल एकदम यूनिक है और उसको कंपटीशन का खतरा नहीं है। फिर उसके बाद से स्विचिंग कॉस्ट, अगर एक बैंक है और मैं अगर बैंक का कस्टमर हूं, तो मेरे को स्विच करने के पहले सोचना पड़ेगा कि मेरे उस बैंक अकाउंट से बहुत सारे ईएमआईज या फिर एसआईपी के इंस्टॉलमेंट उससे मैंने अटैच हैं। तो मैं अगर दूसरे बैंक में जाऊंगा तो इन सारी चीजों को मुझे सोचना पड़ेगा। या फिर मेरा होम लोन का ईएमआई, कार लोन का ईएमआई अगर मेरे सेविंग्स अकाउंट से ये किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, तो वो मैं स्विच करने के पहले मुझे सोचना पड़ेगा। तो ये एक बैंक के लिए एडवांटेज हो सकता है जो उसके फिक्स कस्टमर्स हैं। फिर उसी तरह से कॉस्ट का एडवांटेज, एफएमसीजी में जैसे अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें या आईटीसी की बात करें, तो इनका जो अपना कॉस्ट का लार्ज वॉल्यूम में जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके सामने दूसरा कोई भी एफएमसीजी का अगर कोई कंपटीटर आता है तो वो टिक नहीं पाएगा। फिर उसी तरह से मैनेजमेंट की बात करें तो किसी किसी कंपनी का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि मैनेजमेंट के बल पर उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। और ये जो एडवांटेज है इसकी वजह से उस कंपनी को हाई ग्रोथ मिलता है, हाई प्रॉफिट मिलता है और साथ ही साथ वो कंपटीशन में
आगे रहती है। तो इन सारी पैरामीटर्स पे, जो कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव मेजर्स नहीं है, कि मतलब पी रेशियो नहीं देखना है, पी रेशियो तो देखना ही है, मतलब वो सारी मेजर्स को देखने के बाद ये सारे मेजर्स को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है बिजनेस को देखने का जो कि इंटेंजिबल नेचर का है, लेकिन अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो काफी अच्छा देखने को मिलता है। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी काफी अच्छी रहेगी और बजाज फिनसर्व एज ए एएमसी काफी तेज रफ्तार से ग्रो कर रही है और उनका फंड मैनेजमेंट का स्टाइल भी कुछ यूनिक है। निमेश चंदन का कहना है कि हम फंड को इस तरह से नहीं मैनेज करते हैं कि हमारी पूरी कंपनी का जो कैटेगराइजेशन हो, लोग ये समझ पाए कि हम एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के एएमसी हैं या फिर ग्रोथ स्ट्रेटजी के एएमसी हैं। हमारे हर एक फंड का स्ट्रेटजी अलग है और उसी तरह से इन्होंने इस फंड के लिए मोट स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया है और उम्मीद करते हैं कि उनकी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसी तरह के कंपैरिजन के और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे लिख करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।